ओके, सो कल का जो भी अपन ने रीडिंग यहाँ पे क्लास में पढ़ा था, सबने रीड किया? यस मैम। एक ही क्वेश्चन किया था अपन ने, क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करता है ऑडिटर व्हाइल डूइंग ऑडिट, ठीक है। तो 3 मैंने आपको मेन वर्ड्स बताए थे इसके अंदर। सबसे पहले अकाउंट बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स, इन 3 वर्ड्स को याद रखना है। लॉज रेगुलेशन की कंप्लायंस, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स, है ना। ये 6-7 कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में आप लोगों को? मैम। नो, नेक्स्ट स्टार्ट करें। यस मैम। ठीक है, मैंने आपको ये फाइल शेयर किया था, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, बट इससे पहले मैं कुछ अदर क्वेश्चंस ले रही हूँ जो सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है ना। इनका क्या आएगा, केवल क्वेश्चन आपका चेंज आएगा, ऑलमोस्ट आंसर आपका यही रहेगा, ठीक है, बट मैनर हमें थोड़ा सा चेंज करना है लिखने का। तो मैं आपके नोट्स शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, नोटबुक में उसे लिखने का नीड नहीं है। ठीक है, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क्स का, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, है ना। स्कोप ऑफ ऑडिट आपके हिसाब से क्या लगता है? जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ आप लोगों को, आपको उसका आंसर यस और नो में देना है, ठीक है। स्कोप का मतलब समझते हैं सबसे पहले कि आपको क्या क्या वर्क करना है ऑडिट में जाके, आपका क्राइटेरिया कितना होगा, ठीक है। क्या एक ऑडिटर से आप सपोज करोगे कि आपके बिजनेस के सारे काम वो करके जाए? नो मैम। नहीं ना। तो कोई ना कोई उसका क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया को अपन क्या कहते हैं? स्कोप कहते हैं। अब बिना नोट्स के ऊपर ध्यान दिए आप लोग सिर्फ सोच समझ करके यस और नो में आंसर देना। क्या एक ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने होते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, इंटरनल कंट्रोल्स? यस मैम। करने होते हैं। क्या उसे कोई टेक्निकल काम करना पड़ता है? नो मैम। नो मैम। लाइक सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ है, आपकी मशीनरी में कोई गड़बड़ है, तो आप उससे ऑडिटर से पूछ सकते हो? नहीं मैम। नो मैम। तो उसका स्कोप क्या हुआ? उसका स्कोप हुआ कि उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के चारों तरफ काम करना है। क्या उसे ऑडिट एविडेंसेस गेन करने होते हैं? यस मैम। यस मैम। यस नहीं होते हैं, उसी से वो अपना ओपिनियन इशू करता है। तो ये सब क्या हो गया? उसका स्कोप ऑफ ऑडिट हो गया, ठीक है। क्या उसे प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर पे ध्यान देना होता है? यस मैम। ठीक है, तो यही उसका क्या हो गया? स्कोप हो गया। तो यहाँ पे देखिए, नोट्स में से रीड करेंगे, इसे आपको लिखने की नीड नहीं है नोटबुक के अंदर। सबसे पहले आपके एक क्वेश्चन आ सकता है जो मैं नोटबुक में लिखवाऊंगी अभी आप लोगों को। क्या स्कोप डिटरमाइन कौन करता है? यहाँ पे जो मैंने आपको गिवन है, ये क्या गिवन है कि स्कोप होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें उसे अपने स्कोप में कवर करना है। नाउ अब ये स्कोप डिटरमाइन कौन करेगा? जैसे मान लो मैं कंपनी के मैनेजमेंट हूँ, मैंने आपको हायर किया है ना, सोल प्रोप्राइटर हूँ मैंने आपको हायर किया है मेरे ऑडिट के लिए। ये अब इस ऑडिट का स्कोप कौन डिटरमाइन करेगा? ऑडिटर, मैं, या कोई आईसीआई के स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन करेंगे? आईसीआई के स्टैंडर्ड्स, है ना। आईसीआई के स्टैंडर्ड्स क्यों डिटरमाइन करेंगे? क्योंकि अगर मैनेजमेंट को हमने पावर दे दिया कि आप स्कोप डिसाइड करो, तो मैनेजमेंट हमेशा स्कोप उस तरीके से डिसाइड करेगा कि जहां वो गड़बड़ कर रहा है उस वाले एरिया को वो स्कोप से बाहर कर देगा। से आज मैंने कहा कि आप मेरा ऑडिट करने आना, मुझे पता है कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक के अंदर गड़बड़ करी है, ठीक है। तो आपका स्कोप मैं कैसे डिटरमाइन करूंगी? सारे इनकम्स देख लेना, एक्सपेंसेस देख लेना, असेट्स देख लेना, लायबिलिटीज देख लेना, क्लोजिंग स्टॉक देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे आपका स्कोप मैं क्या कर दूंगी? रेस्ट्रिक्टेड कर दूंगी,
ठीक है। इसलिए ये पावर किसको गिवन है, आईसीएआई को गिवन है कि एक ऑडिटर का स्कोप कौन डिसाइड करता है, तो आईसीएआई के प्रोनाउंसमेंट्स डिसाइड करते हैं। वर्ड जो बुकिश वर्ड है वो गिवन है प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ आईसीएआई। प्रोनाउंसमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो भी गाइडलाइंस स्टैंडर्ड्स आईसीएआई ने इशू किए हैं, ठीक है, या टाइमली वो कुछ चीजें इशू करता रहता है, तो वो सारे नोटिफिकेशंस, वो सारे गाइडलाइंस स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, आपका स्कोप डिसाइड करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, और कौन डिसाइड करता है स्कोप, लॉज और रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो भी लॉज बने हुए हैं, हो सकता है कंपनीज एक्ट में खुद में एक ऐसा सेक्शन है कि वो ऑडिटर का स्कोप वहां पे बता रहा है कि ऑडिटर क्या क्या काम कर सकता है एक कंपनी के अंदर जाकर के। तो उस केस के अंदर सेकंड पर्सन कौन हो गया, सेकंड चीज क्या हो गई जो हमारे ऑडिटर के स्कोप को डिटरमाइन करती है, तो लॉज हमारे ऑडिटर के स्कोप को डिटरमाइन करते हैं। तो क्या क्या दो चीजें डिटरमाइन करती है स्कोप ऑफ ऑडिटर, आईसीआई की स्टैंडर्ड्स और लॉज रेगुलेशन। गुड, ओके। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या स्कोप में आता है उसके, तो मैं सिर्फ आपको नोट्स की फटाफट रीडिंग करके बता रही हूँ, क्योंकि हर एक चीज हम कल कवर कर चुके हैं। फर्स्ट है कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑल एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, ट्रांजैक्शंस भी आ गए इसके अंदर, अकाउंट बैलेंसेस भी आ गए, प्रेजेंटेशन भी आ गया, डिस्क्लोजर भी आ गया, है ना। आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेकिंग भी आ गई कि आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है, तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको असेट्स भी देखनी है, आपको लाइबिलिटीज भी देखनी है, आपको इनकम्स भी देखने हैं, एक्सपेंसेस भी देखने हैं, प्रॉफिट का चेकिंग भी करना है, हर एक काम आपको वहां पे करना है। नाउ सेकंड, रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा। हमने कहा था कि आपको क्या करना है, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, ठीक है, कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं वो ट्रांजैक्शन करेक्टली रिकॉर्डेड हुए या नहीं हुए, उनको आपको उससे क्या करना है, सोर्स डाटा, यानी कहाँ से वो चीज निकल के आई है, यानी कि ऑडिट एविडेंसेस। एविडेंसेस से आपको उसे क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है। सेकेंडली, आपको इंटरनल कंट्रोल्स को भी चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल्स आपके यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग है या फिर कितने वीक है, ठीक है। और आपको टेस्ट चेक करना है, ये जो भी सोर्स डाटा का आप चेकिंग करते हैं, आपको उसका क्या करना है, टेस्ट चेक करना है। 100% ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। द ऑडिटर शुड कंफर्म वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन अ रिलायबल सोर्स डाटा। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, असेट्स लाइबिलिटीज आ रही है हमारी, उन सब का जो सोर्स डाटा है, यानी जो एविडेंस है, वेदर दैट इज रिलायबल और नॉट, है ना। रिलायबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे आप लोग बताइए, कोई भी आपको एविडेंस मिलता है, वो ओरल एविडेंस अगर मैनेजमेंट आपको दे वो ज्यादा रिलायबल है, या रिटर्न में वो कोई एविडेंस दे तो वो ज्यादा रिलायबल है, रिटर्न में ज्यादा रिलायबल होगा। कोई भी एविडेंस आपको फोटोकॉपी में मिल रहा है वो ज्यादा रिलायबल है या ओरिजिनल वाला ज्यादा रिलायबल होगा, ओरिजिनल ज्यादा रिलायबल होगा। कोई एविडेंसेस है वो इंटरनल एविडेंस है और उसी का कोई एक्सटर्नल एविडेंस है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा, एक्सटर्नल मैम, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल कोई तीसरा पर्सन बना रहा है तो वो ज्यादा हमारे लिए रिलायबल होगा। कोई एविडेंस है जो मैनेजमेंट खुद हमें पकड़ा रहा है कि ये देखो ये रहा एविडेंस, और एक तरीका है एविडेंस कलेक्ट करने का कि हमने खुद ने उसे एविडेंस को डिटेक्ट किया है, मींस हम खुद जाकर के वो एविडेंस लेकर के आ रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा, हम खुद लेके आ रहे हो, है ना, ठीक है। तो ऑडिटर को
रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा पे भी देखना चाहिए। इसके ऊपर कभी कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। लाइक मैनेजमेंट आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है कि आप केवल फोटोकॉपीज से काम चला लो, नहीं। हमें वहां पे अगर वो रेस्ट्रिक्ट करता है तो हमें अपना ओपिनियन उस अकॉर्डिंग देना चाहिए। अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, 4 ओपिनियन मैं आपको बता चुकी हूँ, उनके इंटरनल भी काफी पॉइंट्स आएंगे तो वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिलायबिलिटी के ऊपर भी क्या करना है, ऑडिटर को देखना है हर चीज। तो द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा कैन बी वेरीफाइड बाय वैल्यूइंग अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। आपकी रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा किसके ऊपर डिपेंड करती है, कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको दिए। एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको बताया रिलायबिलिटी के, है ना। ये सारी चीजें रिटर्न में बाद में दूसरे चैप्टर में लिखी हुई आएगी। अभी आप लोगों को हर चीज अच्छे से समझ में आए इसलिए उनको लिंक करके बता रही हूँ, है ना। नाउ अगर आपके यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब जो आपकी अकाउंटिंग कर रहा है बंदा वो ऑनेस्ट है, ठीक है, उसका एजुकेशन लेवल अच्छा है, तो आपके इंटरनल एविडेंसेस की भी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या डाउन हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी मैम। इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अगर आपके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स मतलब हमने जो सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, फ्रॉड होने के चांसेस उससे क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, एरर्स होने के चांसेस उससे क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। तो ना अगर आपके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छा है तो आपके रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटर को ये चीजें भी देखनी होती है, वो कैसे रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा डिटरमाइन करेगा। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, साथ में 2 एग्जांपल्स और यहाँ पे लिखे हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम्स और इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से उसे चेक करनी पड़ती है रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा, ओके। और आप इसके इस वर्क को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, हमें राइट है कि हम ये काम कर सकते हैं। एंड बाय परफॉर्मिंग टेस्ट चेक्स, आप टेस्ट चेक्स भी कर सकते हैं। क्लियर सबको बी पॉइंट? मैम आपने कौन कौन से एग्जांपल दिए थे इसमें? मैंने आपको दिए ना, ओरल और रिटर्न में कौन सा रिलायबल ज्यादा होगा, रिटर्न, है ना। ये सारे जो 4-5 एग्जांपल्स दिए थे, इन्हें अभी लिखने की नीड नहीं है, ये तो रिलायबिलिटी को आपको क्लियर करने के लिए मैंने आपको दिया एग्जांपल्स, ये सब चीजें बाद में लिखी हुई आएगी। नाउ थर्ड काम हमने कहा कि भाई प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर उसे चेक करना है। तो द ऑडिटर शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रिलेवेंट स्टैट्यूट, दिस कैन बी डन बाय, है ना। हमने कहा था कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, इन सबको आपको चेक करना है, ठीक है। और चेक करने के साथ ही आपको ये देखना है कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हर एक चीज का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर किया या नहीं किया। जो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी है, क्या वो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जो भी उन्होंने एस्टिमेट्स लगाए हैं, हमने कहा था ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए एस्टिमेट्स यूज में लिए जाते हैं, क्या वो एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने रीजनेबल लिए या नहीं लिए हैं, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सारे प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है या नहीं है, उसके अंदर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस की है या नहीं करी है। ये सारी चीजें एक ऑडिटर को चेक करना होता है। पढ़ा था कल हमने एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड ड्यूरिंग ऑडिट, यस मैम। यही सारी चीजें आपकी यहाँ 4 पॉइंट्स के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। Comparing the financial statement with underlying accounting records to see that the transactions and events are recorded properly. Judgments की बात हो गई, judgments reasonable है या नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी की बात हो गई कि सिलेक्शन और ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और कंसिस्टेंटली हो रहा है या
नहीं हो रहा है, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात हो गई। क्लियर सबको सी पॉइंट भी? यस मैम। एक्चुअली ये कल का ही मैटर है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ मैं। नाउ डी पॉइंट, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डी और ई पॉइंट दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। अगर मान लो आप ऑडिटर हैं, ठीक है, मेरी कंपनी का ऑडिट करने के लिए मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मेरी कंपनी का ऑडिट कर देना। आपने कहा ठीक है मैं ऑडिट कर दूंगा। फिर साथ में मैंने आपसे कहा कि आप ऑडिट तो कर दो, बट आप क्या करना, क्लोजिंग स्टॉक और कैश चेक मत करना, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर क्या हो गया, लिमिटेशन ऑन स्कोप हो गया, मैनेजमेंट जो लगा रहा है Yes, मेरे ma'am. ऊपर, ठीक है। अगर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही मैनेजमेंट आपके ऊपर कोई लिमिटेशन लगा देता है, तो क्या आपको वो ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी नहीं चाहिए करनी मैम। चाहिए। नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपका ओपिनियन वहां पे अच्छे से नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा फिर। आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपका ओपिनियन आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो जो Yes. मेन काम है हमारा ऑडिट का, हम वही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट। हाँ मैम ऐसे स्पेसिफिकली कोई मैनेजमेंट ऐसे किसी ऑडिटर के स्कोप पे ऐसे लिमिटेशन कैसे लगा सकता है कि वो आपको मना कैसे कर सकता है कि रियल लाइफ में होता ही नहीं है, बट अगर बाय चांस ऐसी सिचुएशंस तो आ सकती है ना कि मैनेजमेंट हमारे ऊपर कह दे कि है ना हम आपको एक्स्ट्रा रुपीस दे देंगे, आप ये काम बस ये बोल देना कि सब कुछ सही है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से लिमिटेशन ही तो हो गया हमारी स्कोप के ऊपर, yes, मैम। है ना। नाउ सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है लिमिटेशन ऑन स्कोप का, कि आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, उस समय मैनेजमेंट ने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है। मैं आई आपके पास में, आपको ऑफर दिया ऑडिट करने का कि भाई आप क्या करना, हमारी कंपनी का ऑडिट कर देना। आपने कहा ठीक है मैं ऑडिट कर देंगे। नाउ जब आप ऑडिट करने आए मेरे पास में, तो आपने बाकी का ऑडिट किया। जब आप क्लोजिंग स्टॉक या कैश के पास जाने लगे, तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे सब कुछ सही है क्लोजिंग स्टॉक में और कैश में, प्लीज आप इन सारी चीजों को चेक मत करो, अपना ओपिनियन दे देना कि यहाँ पे ये सारी चीजें सही थी। हमारे ऊपर क्या लग गया, लिमिटेशन ऑन स्कोप लग गया। तो क्या हमें ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखना चाहिए कि आपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, क्या हमें ये ओपिनियन देना चाहिए? नहीं ना। हमें क्या करना है, हमें क्लियरली ये मेंशन करना है कि हमारे ऊपर लिमिटेशन ऑन स्कोप लगा दिया, हमें क्लोजिंग स्टॉक और कैश का वेरिफिकेशन नहीं करने दिया गया। नाउ इनकी वजह से जो भी प्रॉफिट के ऊपर वेरिएशन आता है, उन सब के लिए हमारी ओपिनियन जिम्मेदार नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ओपिनियन में क्या कर लेना है कि हमारे ऊपर लिमिटेशन लगी है स्कोप के ऊपर, इसको क्लियरली डिफाइन कर देना है। क्लियर पॉइंट सबको? मैम आपकी आवाज कट गई थी। आवाज नहीं आई थी। ओके ओके। आपके ऊपर अगर इस टाइप का लिमिटेशन लग जाता है, तो आपको क्लियरली आपकी रिपोर्ट के अंदर क्या करना चाहिए, मेंशन कर देना चाहिए। मैम फिर से नहीं। हाँ 1 मिनट में चुप हो गई हूँ, 2 मिनट वेट। ओके नाउ ऑडिबल? यस तो आपको आपकी रिपोर्ट में उसे क्या कर देना चाहिए, क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए। तो ये डी पॉइंट हमको क्या बता रहा है, अगर आपका लिमिटेशन ऑन स्कोप है, तो मैंने आपको क्या बताइए, 2 सिचुएशंस बताई है। फर्स्ट सिचुएशन, अगर स्टार्टिंग में ही मैनेजमेंट आपके ऊपर लिमिटेशन लगा देता है, तो अपने को ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना है। ओके नाउ सेकंड सिचुएशन, अगर आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट आपके ऊपर ऑडिटर कोई मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन लगा देता है, तो अब तो आप ऑडिट करने भी आ गए, आपने इतना सारा वर्क भी कर लिया, अब आपके ऊपर लिमिटेशन लग रहा है, ठीक है। तो उस चीज को आपकी रिपोर्ट के अंदर क्या करना है, आपको उसे मेंशन करना है। तो इफ देयर इज एनी लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर्स स्कोप, he can report the same in his audit report. Clear?
सैम इन हिज रिपोर्ट का मतलब क्या बोल रहे हो? सैम इन हिज रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ पे पढ़ रहे हो आप? मैम इसी लाइन में ना सैमी लिमिटेशन की लास्ट लाइन पूछ रहा है, ही कैन रिपोर्ट द सेम इन हिज ऑडिट रिपोर्ट वाली लाइन। तो उसे अपना जो ओपिनियन है, ओपिनियन पैरा मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि ओपिनियन में उसे लिखना पड़ेगा पूरा कि हमारे ऊपर इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या लग गया था, लिमिटेशन लग गया था, स्कोप लगा दिया था, हमने इस पर्टिकुलर एरिया को चेक नहीं किया, तो इसे बोलते हैं कि हमें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है, इस चीज को मेंशन करना है। ओके ओके मैम। यस मैम। नाउ नेक्स्ट, स्कोप के अंदर आपको अभी अभी मैंने पूछा था क्या टेक्निकल ड्यूटीज हमारी इंक्लूडेड रहती है क्या, तो अपन ने कहा था नहीं, एक्सक्लूडेड रहती है ना। टेक्निकल ड्यूटीज कैसे, जैसे मान लो टैली के अंदर आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ गड़बड़ हो रखी है ना, आप कुछ डाटा कुछ और डाल रहे हैं और आपके पास में उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। नाउ एक सीए आपके यहाँ पे ऑडिट करने आता है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपके टैली का वो ये सिस्टम सही करके दे, क्योंकि वो क्या एक टेक्निकल वर्क है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो काम कर सकता है, एक ऑडिटर वो काम नहीं कर सकता है। तो किसी भी टाइप का टेक्निकल ड्यूटी है तो आप ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये सारे काम भी आपके करके जाए। तो लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, टेक्निकल ड्यूटीज आर एक्सक्लूडेड। क्लियर सबको? ओके मैम। ठीक है ना। मैम यस मैम जो ये स्कोप होते हैं ये मैम आईसीआई चेंज भी कर सकते हैं क्या, मतलब टाइम टू टाइम? स्टैंडर्ड जो आपका 200 स्टैंडर्ड है, ऐसे 200 उसके अंदर क्लियरली गिवन है कि ऑडिटर क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, अब अगर मान लो फ्यूचर में हमें नीड पड़ गई कि हमें उस स्कोप को चेंज करना है, ठीक है, कुछ ऐसे और आइटम्स आ गए जिसके ऊपर ऑडिटर को ध्यान देना चाहिए, बट वो अभी तक ऐसे 200 के अंदर लिखा हुआ नहीं है। इन दैट केस आईसीआई जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको अमेंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपका इनकम टैक्स अमेंड होता रहता है टाइम टू टाइम, आपका लॉग अमेंड होता रहता है टाइम टू टाइम, उसी टाइप से ऑडिट भी टाइम टू टाइम अमेंड होती रहती है। तो ऑडिट किससे गवर्न होती है, हमारे स्टैंडर्ड्स से। तो आईसीआई क्या करता है, स्टैंडर्ड्स को अपडेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सिनेरियो। ठीक, बिजनेस के अंदर हमेशा क्या आती रहती है, अलग अलग, क्योंकि सबका बिजनेस माइंड अलग अलग चलता है ना, तो कोई बंदा कैसे फ्रॉड करने का ट्राई कर सकता है, तो हर एक पर्सन का फ्रॉड का तरीका देख देख करके आईसीआई ऑडिट स्टैंडर्ड्स को क्या करते रहते हैं, हमेशा अपडेट करते रहते हैं। ओके, तो प्रोनाउंसमेंट्स जो है, स्कोप जो है वो चेंज हो सकता है, बट चेंज कब होगा, जब आईसीआई उसे चेंज करेगा। क्लियर? और कोई डाउट इसमें? मैम चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा वही है जो हमने कल पढ़ा था ना। चेंज हो सकता है सिर्फ आपका क्वेश्चन और उसका लिखने का आंसर इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे। अगर कल वाला आंसर भी लिख करके आएंगे तो हमें कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है, बट एक्चुअली सजेस्टेड ही इस तरीके से गिवन है कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से पॉइंट्स के अंदर बना करके दोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो क्या हो गया, प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ऑडिट में कवर करने हैं। तो अगेन एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स कवर करना होता है ऑडिट में। यस मैम। ऑथेंटिसिटी एंड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी Yes, होती है ma'am. हमें। यस मैम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चेक करने होते हैं। यस मैम। ठीक है, ये अभी मैं समझाऊंगी सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस चेक करनी होती है। Yes, ma'am. प्रोसीजर ये मैं अभी समझा रही हूँ, ये पॉइंट मैंने पेंडिंग रखा है 2 मिनट के लिए। ठीक है, ई पॉइंट स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस यानी कि लॉज और रेगुलेशन की कंप्लायंसेस चेक करनी होती है ऑडिटर को।
Yes, ma'am. ठीक है, और रिपोर्टिंग करनी होती है ऑडिटर को, Yes, ma'am. अपना यही opinion तो देना पड़ता है. ओपिनियन देना ही उसका सबसे मेन काम है। तो ये सारे मेन काम है जो ऑडिटर को एक ऑडिट के ड्यूरिंग करने होते हैं। हमने सारे कल पढ़ लिए थे, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है उनको पॉइंट्स के अंदर लिख दिया है। अच्छा, ये सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, जो हमने कहा था कि ऑडिट एविडेंसेस आपको गेन करने हैं। आपने जो एक्सपेंसेस नोट डाउन किए हैं, आपने जो इनकम्स नोट डाउन करी है, ठीक है, आपने जो असेट्स दिखाई है, आपने जो लाइबिलिटीज दिखाई है, इन सब का एविडेंस हमें कलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसे ऑडिट लैंग्वेज में इस प्रोसीजर को, ऑडिट एंड एविडेंसेस कलेक्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लो, ये वर्ड आपको याद हो जाएगा जब हम ऑडिट एविडेंसेस चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग लिख लो, process of obtaining audit evidences। ठीक है, हमें किस किस 4 चीजों के लिए ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने होते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लाइबिलिटीज, इन चारों को ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है, वेरीफाई इनकम एंड एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्डेड इन P&L, वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज को वेरीफाई करना है, असेट्स और लाइबिलिटीज को वेरीफाई करना है कि ये बैलेंस शीट में जो लिखे हुए हैं वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी चीजें आ रही है उन सारी चीजों को वेरीफाई करना है, वेदर दे आर इन कंफर्मेटिव विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जर्नल लेजर के अंदर जो भी आपके अकाउंट बैलेंसेस और ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं। इन सब के हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। क्लियर? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बताओ, वेरीफाई द इनकम एंड एक्सपेंसेस। जो भी हमने इनकम्स लिखी है, लाइक सेल्स लिखी है, परचेजेस लिखी है, सैलरी लिखी है, तो ये सब करेक्टली आपने लिखा या नहीं लिखा, जो इसके फिगर्स आपने लिखे हैं, जिस पर्सन को आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, वो सारी चीजें, जो जर्नल एंट्रीज आपने रिकॉर्ड करी है, वो ऑडिट एविडेंसेस से, यानी जो भी वाउचर्स हैं, बिल्स हैं, उनसे करेक्टली मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं। ओके मैम। ओके, आप लोग क्वेश्चंस पूछ करके प्लीज माइक म्यूट कर दिया करो, काफी फिर डिस्टरबेंस आता है। दिनेश अपना माइक म्यूट करो। ओके, चलिए, तो 3 क्वेश्चंस अभी तक अपन ने पढ़े जो कि इसी से रिलेट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस थे हमारे? फर्स्ट था जो हमने कल पढ़ा था कि ऑडिट करते टाइम ऑडिटर को क्या क्या ध्यान रखने होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने होते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े थे। आज हमने क्या पढ़ा, स्कोप क्या क्या है ऑडिटर का, फटाफट से बताओ क्या स्कोप है ऑडिटर का। क्या क्या काम करने होते हैं उसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सारे कंट्रोल चेक करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने पड़ते हैं, रिलायबिलिटी लेनी पड़ती है, इंटरनल कंट्रोल लिमिटेशन, मैथमेटिकल एंड ऑथेंटिसिटी, टेक्निकल इंटरनल कंट्रोल चेक करने पड़ते हैं, है ना, और टेक्निकल ड्यूटीज इंक्लूडेड नहीं होती है स्कोप के अंदर। देन क्या क्या एस्पेक्ट्स उसे कवर करने हैं, तो ये भी वही आंसर है, इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चेक करने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना। ठीक है, अकाउंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस चेक करनी है, और फाइनल। ओके, क्लियर सबको ये दोनों क्वेश्चंस? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा,
4 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड वॉलंटरी ऑडिट। हमारी नोटबुक में आ जाएंगे। 4 मार्क्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके डायरेक्टली भी आ सकता है टाइप्स ऑफ ऑडिट लिखो, और सेकंड क्वेश्चन आ सकता है स्टैट्यूटरी ऑडिट और वॉलंटरी ऑडिट में डिफरेंस बताओ, है ना। पहले समझ लो, ठीक है, फिर नोट्स में से भी पढ़ा दूंगी और जो नोटबुक में लिखा है वो भी बता दूंगी। क्या होती है? हेलो, वॉइस तो प्रॉपर्ली जा रही है? मैम आपकी आवाज मैम आपकी आवाज कट गई थी बीच में। ठीक हो रही बात बात। नाउ ओके। मैम टाइप्स ऑफ ऑडिट से फिर से बता दीजिए। हाँ, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। टाइप्स ऑफ ऑडिट बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 टाइप से आ सकता है। फर्स्ट टाइप क्या, कि टाइप्स ऑफ ऑडिट लिखो तो 2 टाइप्स की ऑडिट होती है ना। एंड सेकंड मैनर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड वॉलंटरी ऑडिट लिखो। 4 मार्क्स का अपना ये क्वेश्चन आता है, और बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाम से ही पता चल रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब हमें कोई स्टैट्यूट बाउंड करेगा उस ऑडिट को करवाने के लिए, ठीक है। और वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, हम अपनी इच्छा से ऑडिट करवाएंगे, ठीक है। तो मेन आप क्या करेंगे, वर्ड से ही आपको याद रह जाएगा। स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूट बाउंड कर रहा है, वॉलंटरी मतलब हम अपनी इच्छा से वो काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ ऐसे कौन कौन से स्टैट्यूट हैं, ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो हमें बाउंड करते हैं कि हमें ऑडिट करवाना है। अलग अलग टाइप ऑफ एंटिटी होते हैं, आपको सबको पता है, आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा और 11th-12th में भी पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती है, कंपनी होती है, LLP होती है ना, बैंक्स होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। तो अलग अलग टाइप ऑफ एंटिटी होती है, HUF होता है ना। तो हर एक टाइप ऑफ एंटिटी के लिए अलग लॉ हो सकता है, बना हुआ भी हो, और किसी किसी के लिए जैसे सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई एक्ट बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस हो सकती है। अगर किसी एंटिटी को कोई एक्ट गवर्न करता है, जैसे कंपनीज को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट 2013। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए आपके कोर्स में आएगी अकाउंट्स में, अब तब आपको ये एक्ट का नाम याद हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1938, है ना। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट बैंकिंग के लिए भी एप्लीकेबल है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, दैट इज 1949। तो ये सारे एक्ट अलग अलग एंटिटी को गवर्न कर रहे हैं। इन एक्ट के अंदर एक सबके अंदर कोई सेक्शन है ना, सबके अंदर अपना अपना अलग अलग सेक्शन है। उस सेक्शन के अंदर क्लियरली गिवन है कि आपको आपकी कंपनी का ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, चाहे आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो। अगर कंपनीज है, आपने कल कोई भी कंपनी बनाई, चाहे आप 1% कंपनी बना रहे हो, चाहे आप स्मॉल कंपनी बना रहे हो, चाहे मिडिल साइज्ड कंपनीज बना रहे हो, लिस्टेड बना रहे हो, नॉन लिस्टेड है आपकी कंपनी, ठीक है, किसी भी टाइप ऑफ कंपनी है, आपका सेक्शन 8 कंपनीज है, whichever type is, आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। और irrespective of the fact कि आपका टर्नओवर कितना है, कोई टर्नओवर लिमिट नहीं है। आपके 1 रुपए का भी टर्नओवर है तो भी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। रीजॉइन कर लो एक बार।